मोबाइल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग महाराष्ट्र के जालना ज़िले में हैं और आज ऐसे शख्स से हम लोग मिल रहे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में सबसे पहले चंदन की खेती करके अपने नाम पे उन्होंने वो गौरव प्राप्त किया कि लीगल तरीके से चंदन की लकड़ी उन्होंने गवर्नमेंट को बेचा है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से उनको इन सारी चीज़ों को खेती करने के लिए और बेचने के लिए किस तरीके से उनको परेशानी आई और किस तरीके से उन्होंने उस परेशानियों में से निकल करके उस मार्ग को ढूंढा। तो हमारे साथ में है विलास दहीभाते सर, इनका हम अपने न्यूज़ चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। मैं विलास जालना में रहता हूँ। चंदन की खेती करने का दिल में कब आया कि चंदन चोर लेके जाता है, इसका मतलब चंदन को कीमती है, चंदन कहीं ना कहीं कीमती बेचता है, बेचते हो गया, ऐसा मुझे लगा और मैं इस चंदन के पीछे लगा। पहले तो मेरे खेत में एक 8 पेड़ नेचुरली आए थे जो मैं 7/12 पे लेने के लिए बहुत कठिनाई आई। तहसीलदार से मिला, उन्होंने 7/12 पे जल्दी नहीं लिए, लेकिन 7/12 पे लेने के बाद 28/1/2016 में इस पेड़ का लीगल काटने का मैंने परमिशन फॉरेस्ट को मांगा। तो वो सब 2-3 साल चला और 3 जनवरी 2019 को उन्होंने तोड़ने की परमिशन दी। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में चंदन का काटने की परमिशन देने की ये जो घटनाएं पहली होंगी और 2019 में ये चंदन काट के मैंने जालना में 42,700 रुपये को ये बेचा। सर टोटल कितना किलो चंदन था उस समय में जब आपने बेचा उसको? तो उसमें तो कैसा है कि पूरा हार्डवुड नहीं निकला, वो हार्डवुड उसमें नहीं निकला। ये जो लकड़ी का ही जो सादा जो लकड़ी थी उसका ही एक कीमत है। यदि उसमें 8-10 किलो, 15 किलो, 20 किलो चंदन का हार्डवुड निकलता होता तो ये पेड़ 1 लाख के ऊपर जाता होता, लेकिन इसमें केवल लकड़ी निकली तो लकड़ी मैंने 42,700 रुपये को लेने वाले को बेच दी। उन्होंने अंत्येष्टि के लिए ये चंदन की लकड़ी 500 रुपये किलो से बेची, तो उनको भी 1 लाख 1.25 लाख रुपये ये एक पेड़ से आए। तो एक पेड़ में से इतने पैसे आने के बाद हमारे ज़िले में 700 किसान ऐसे होंगे जिन्होंने अपने नेचुरल उगे हुए चंदन 7/12 पे लोन किए और वो लोन करते हुए मेरा एक दोस्त है दीपक यादव, मेरे तहसील में रहता हूँ, तो उसको 26 पेड़ हमने लीगल चंदन की फॉरेस्ट की परमिशन लेके अभी चंदन की कटाई करके रखे। अभी जो उसको अच्छा भाव देके लेके जाएगा उसको हम देने के लिए वो दीपक जी तैयार है। तो ये महाराष्ट्र की या हमारे जिले की दूसरी घटना है कि 26 पेड़ काटे। ऐसे करते 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 हम किसानों के नेचुरल उगे हुए चंदन बेचने का एक और फॉरेस्ट की परमिशन लेके बेचना, ये प्रक्रिया, ये ऐसा उपक्रम हमने अभी चलाया है, आगे भी चलाएंगे। सर अभी किसान जो है पारंपरिक खेती छोड़ करके टेक्निकली खेती की ओर बढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे किसानों को? जो युवा क्षेत्र के भी किसान हैं वो बहुत सारी जानकारियाँ यूट्यूब से कलेक्ट करके करना चाहते हैं, तो विशेषकर वन शेती और चंदन की खेती की ये क्या मैसेज देंगे आप किसानों को? मैं युवा किसान या जो खेती में पहली बार आता है उसको यही एक संदेश दूंगा कि हमारे यहाँ मराठवाड़ा में या विदर्भ में एक ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर बिना खाद, बिना बीज, बिना पानी, बिना लेबर इसकी खेती है। लेकिन हमारे एक 50 साल में, 40 साल में क्या किया है कि आधुनिक खेती के नाम पर नए नए जो युवा मित्र है जो खेती करना चाहते हैं वो उनको एक ऐसा गलत प्रतिष्ठा कुछ फसल में प्राप्त कर दिए है। जो फसल यहाँ नहीं आती है उसको एक
गलत प्रतिष्ठा प्राप्त करके वो करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन का उपयोग करना है, ऐसा करके उनको ऐसा ये इसकी प्रतिष्ठा देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस जगह में जो पेड़ आते हैं, अभी उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो कोंकण के किसानों ने काजू और आम की खेती करना चाहिए। वैसे मराठवाड़ा या विदर्भ के किसानों ने अपने खेत में 50 नीम लगाना चाहिए, 50 चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का काजू बोले तो चंदन है, वहाँ का काजू वहाँ का चंदन बोले तो काजू है। ऐसा जिस किसानों ने जिस परिसर में रहते तो उन्होंने वहाँ जो आता है वो करना चाहिए। जैसा हम तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ कभी सफरजन की खेती कोई किसान नहीं करता, वहाँ तो वो सुपारी की खेती करते हैं, क्योंकि वहाँ सुपारी आती है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ सुपारी नहीं करते, वहाँ सफरजन करते। जिस जगह में जाएंगे वहाँ जो फसल आती है उसको हमने नहीं छोड़ना चाहिए। हम उनको नहीं छोड़ेंगे तो किसान बहुत बड़ा होगा या खेती उसको नहीं छोड़ेंगे। सर और एक सवाल था कि जिस तरीके से चंदन की खेती हो रही है तो इसमें काफ़ी सारे वीडियो बने हुए हैं कि जिसमें आप आंवला है, आंतरिक फसल के रूप में आंवला, सीताफल, जाम, इस तरीके से फसल ले सकते हैं, और आपका बोलना ऐसा है कि उसमें आपने सिर्फ नीम ही लगाना चाहिए। तो आप अपना अनुभव क्या बांटते हैं? ऐसा है, मैं जब चंदन की खेती करने का प्रयास किया है, चंदन की खेती करने का मैंने जब तय किया, वो टाइम में मैंने चंदन में किसको तज्ञ कहा, तो चंदन में अभी कोई नर्सरी वाला तज्ञ नहीं है या कोई पुस्तकीय ज्ञान बताता है वो भी तज्ञ नहीं है। मेरे हिसाब से चंदन की चोरी जो करता है अभी वो उसको मैं तज्ञ मानता हूँ। अभी तज्ञ बोलने का उनको तो हमें लीगल ये नहीं है, वो तो अनलीगल काम करते। लेकिन चंदन के इसमें अनलीगल पैसा किसके खींचे में आया है, तो चंदन के चोरों में। तो चंदन के चोरों ने ऐसा बताया है कि जिस तो नीम के बाजू में वो तो हर एक जब चोरी करने के लिए जाते होंगे तो उन्होंने आम के बाजू में चंदन चोरा होगा, हर एक पेड़ के बाजू का चंदन उन्होंने चोरी करके लेके गए होंगे। लेकिन उनका कहना ऐसा है कि चंदन कड़ू नीम के बाजू में ही उसका अच्छा हार्डवुड होता है या उसमें हार्डवुड निकलता है। तो वो जो तज्ञ है, जिसको हम अभी तज्ञ नहीं बोल सकते, उनके तरफ से मैंने ये ज्ञान लिया है। इसलिए मैं कड़ू नीम का और कड़ू नीम का मैं दूसरा इकोनॉमी ऐसी बताता हूँ कि जैसा किसी भी कोई उद्योग डालने से पहले ए प्लान बनाने के पहले वो बी प्लान बनाता है कि ए प्लान हमारा फेल हो गया तो बी प्लान क्या। वैसा ये चंदन की खेती में हमारा ए प्लान यदि चंदन है तो बी प्लान हमारा कड़ू नीम है। ये प्लान हमारा फेल हो गया तो उसमें 15-20 साल में हमारे जो 1 एकड़ में 200 नीम के पेड़ बैठेंगे, वो नीम के पेड़ भी हमको 10-15-20 लाख रुपए दे के जा सकते हैं। बोले तो हमारा एक बी प्लान एक प्रभावी वहाँ हमें खड़ा कर सकता है। हम पूरे के पूरे फेल नहीं हो सकते। सर अभी काफ़ी किसान लोग इच्छुक है चंदन की खेती करना, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल किसानों के मन में ये है कि गवर्नमेंट जैसे बाकी क्षेत्रों की खेतियों में सब्सिडी देती है, वैसे इसमें भी सब्सिडी देती है क्या? मेरे पास में एक जीआर है जिसमें राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत 75% हेक्टर में अनुदान देने का प्रावधान वहाँ पे है। तो ये किसान किस तरीके से ले सकते हैं, थोड़ा सा मार्गदर्शन। कैसा है ये अनुदान तो अभी जीआर निकला है, वो अनुदान भी है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ऐसा है, जिन्होंने बहुत अच्छी ढंग से चंदन के पेड़ लगाए, चंदन की खेती की है, उसको वो अनुदान नहीं मिलता है। जिन्होंने केवल अनुदान के लिए चंदन किया है उसको वो 100% मिलता है। ये प्रॉब्लम है। अभी उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि किसानों ने ये अनुदान देने के चंदन में खेती के लिए अनुदान की जो प्रक्रिया है वो अनुदान की प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहिए। चंदन की खेती चंदन की खेती के लिए करना चाहिए। हम अनुदान के पीछे भागेंगे तो वो चंदन डर जाएगा। और मेरा अनुभव ऐसा है, जो अनुदान लेता है खेती में फसल में, उसकी फसल कभी नहीं आती।
वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान जो है ना वो अनुदान के ऊपर जाता है, वो खेती के ऊपर उसके ऊपर नहीं जाता है। जी सर, और एक सवाल है, आखिरी सवाल है। और आपने जो चंदन बेचा है उसके लिए किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा? जैसे आप अभी डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे चैनल पे भी वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट आप खोल के दिखाएं। तो किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा वो थोड़ा सा आप बताएंगे। ये जो है 1 महीने पहले हमारे तहसीलदार साहब से 7/12 पे नोंद किया। उसके बाद ये 7/12 पे उसके चंदन के पेड़ की नोंद आ गई। ये नोंद आने के बाद ये 28/1/2016 को मैंने पहला अर्ज फॉरेस्ट में किया, जो चंदन काटने की परमिशन लेने के लिए। उसके बाद फॉरेस्ट का मुझे एक प्रश्न उत्तर आया था कि चंदन ये दुर्मिल होने के कारण और नष्ट हो रहा है, इसलिए इसकी तोड़ परमिशन अभी रद्द किया है, ऐसा एक वन विभाग का मुझे पत्र आया था। उसके बाद में मैंने कोर्ट में या जहाँ जहाँ उसका हल हो सकता है, तो मैं वो अपने महाराष्ट्र के जो वन सचिव थे, तो वन सचिव के पास भी मैं अपने विकास के खारगे साहब, तो विकास जी के पास जाके ये सब दिया। तो उन्होंने फिर वो सब प्रयास करके फॉरेस्ट से फिर ये वो कागज़ है 26/4/2019 में, मुझे 2016 में मैंने कटिंग की परमिशन मांगी थी, तो 2019 में मुझे ये एक पेड़ की कटिंग की परमिशन मिली। उसके बाद ये वो जो एक पेड़ मैंने काटा उसका ये पूरा विवरण है कि वो कितने नग है, और उसका पूरा एक पेड़ का विवरण है। ये उसका टीपी है, ट्रांसपोर्ट परमिशन, किसके खेत से जा रहा है, काटने के लिए कौन आए थे, गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का ड्राइवर का नाम है, उसका लाइसेंस है, गाड़ी कौन से रूट से जाएगी ये है, ये गाड़ी यहाँ से निकलने के बाद किसके दुकान पर जाने वाली है, वो दुकान का नाम है नरसिंह ट्रेडर्स, ऐसा सब ये टीपी है। और ये टीपी के बाद ये 100 रुपये का उनका एक फीस है फॉरेस्ट की। ये पूरा ऐसा ये पूरा एक झाड़ का है। दूसरा मेरा मित्र है दीपक आसाराम जादव, उनके ये 26 झाड़े, वो एक पेड़ मेरा कटिंग परमिशन देने के बाद उनके 26 झाड़ा भी हमने उनके गोडाउन पे, दीपक जी के गोडाउन पे काट के रखे परमिशन लेके। अभी उसको भी हमें बेचना है। 8-10 लोग उसके संपर्क में हैं, जो अच्छा कीमत उसको देगा उनको हम वो सब देने वाले हैं। सर, मेरा अब एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जैसा आपने जिस तरीके से लड़ाई इस विभाग में आपने की है, तो काफ़ी सारे किसान हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में अपने ज़मीन पे, खेती की ज़मीन पे या धूरे पे उन्होंने चंदन के पेड़ लगे हैं। तो अगर कभी उनको ज़रूरत पड़ती है आपके मार्गदर्शन की, तो क्या आप उनको मार्गदर्शन देंगे? मैं तो अभी आपको बोला हूँ कि मेरे ज़िले में मैं 700 किसानों के उनके 7/12 पे चंदन की नोंद करने के लिए मैं पूरा प्रयास और पूरा उनको साथ में दिया हूँ। और महीने में 10-20 फोन तो ऐसे आते हैं कि हमारा नेचुरल चंदन उगा है, उसका 7/12 पे नोंद करना है। तो उनको जो मार्गदर्शन उसमें लगता है वो मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ। और वो ऐसा फोन आने के बाद मुझे बहुत आनंद भी लगता है कि मेरे से आज कुछ अच्छा काम हो गया। तो मेरा भी मत ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जाना चाहिए। तो ये मैं आपको मैं चैनल के माध्यम से ये सब किसानों को मैं ये ऐसा आश्वासन देता हूँ या ऐसा मैं बोलता हूँ कि ये प्रयास करने के लिए मैं कभी भी तैयार हूँ। धन्यवाद विलास सर। तो ये थे जालना से हमारे विलास दहीबाते सर, जिन्होंने लगभग काफ़ी अच्छा अनुभव और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने इस चैनल के माध्यम से शेयर किया। तो बस इतना ही बोल करके मैं इजाज़त लेता हूँ। मैं माइकल मिश्राम, न्यूज़ प्रभात के लिए मेरे सहयोगी अमर कुमरे के साथ गोंदिया।